बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 24 मार्च और पाकिस्तान में इतवार की सुबह आज अभी तक की इम्पॉर्टेंट खबरें और मेरा तज्जिया। काफ़ी सारी खबरें हैं, इसलिए रन डाउन की बजाय सीधा खबरों की तफसील की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले आपको याद करवाएं कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर कीजिए ताकि आप हमारी आवाज़ को मौसर बना सकें और इसे दूर तक पहुंचा सकें। पहली खबर शामिल करते हैं यूरोपीय यूनियन की इलेक्शन मॉनिटरिंग रिपोर्ट। जी हां, यूरोपीय यूनियन का एक कमीशन है जो पूरी दुनिया के अंदर इलेक्शंस को मॉनिटर करता है। बेज़ाब्तियां, धांधली तो खैर पूरी दुनिया में नहीं होती, वो तो हमें ही शर्फ हासिल है। बहरहाल इलेक्शन में होने वाली बेज़ाब्तियों को मॉनिटर करता है, रिपोर्ट्स मरतब करता है, शेयर करता है, ताकि पूरी दुनिया के अंदर ट्रांसपेरेंसी के साथ पता चले कि वहां इलेक्शन कितने ट्रांसपेरेंट हुए। क्योंकि अगर इलेक्शन ट्रांसपेरेंट होंगे तो जमहूरियत आएगी, जमहूरियत आएगी तो लोगों की वेलबींग होगी। इसलिए यूरोपीय यूनियन इन इलेक्शंस को मॉनिटर करता है और पाकिस्तान के इलेक्शंस को भी मॉनिटर करने के लिए यूरोपीय यूनियन का ये कमीशन पाकिस्तान आया मॉनिटरिंग करने, मॉनिटरिंग की। और हमारे ज़राए बता रहे हैं कि जो रिपोर्ट मुरतब हुई है वो उसके अंदर बहुत ही घटिया लेवल पर जाके धांधली करने के सबूत नज़र आए हैं। इलेक्शन की मॉनिटरिंग की ये जो यूरोपीय यूनियन कमीशन की रिपोर्ट है उसके अंदर ऐसे ऐसे होशरुबा इंकशाफात हैं और ख़ुद यूरोपीय यूनियन परेशान हो गया है कि ये सब कुछ क्या हुआ है। लेकिन अब एक यहाँ कहानी में ट्विस्ट आया है। ये जो बनी बनाई रिपोर्ट है ये यूरोपीय यूनियन कमीशन ने दे दी है पाकिस्तान की हुकूमत को और कहा है कि यह पाकिस्तानी हुकूमत का फैसला होगा कि इस रिपोर्ट को उन्होंने पब्लिश करना है, आवाम के सामने रखना है या इसे बंद लिफाफे में छुपा के ही रखना है। ये अनहोनी हुई है। यूरोपीय यूनियन का ये जो कमीशन है कह ये रहा है कि हम ऐसे ही करते हैं, लेकिन समझ से बाहर है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आप ऐसा क्यों करते हैं। मतलब आप फिर इलेक्शंस को अवेलुएट ही क्यों करते हैं। आपने जिसने धांधली की अगर पूरी रिपोर्ट बनाकर उसी के हाथ में देनी है, वो तो कभी नहीं चाहेगा कि इसको पब्लिश किया जाए। तो फिर ये सारी एक्टिविटी आप क्यों करते हैं, टाइम क्यों ज़ाया करते हैं। और ये तमाम आनियाँ जानियाँ वो बंदर वाली बात होगी माजरत के साथ कि वो कहता है कि इस बात को छोड़ो कि जो तुम मुझे चीज़ दे के गए थे वो किधर है। ये देखो मेरी ज़रा दरख्त पर आनियाँ जानियाँ देखो। तो अगर तो यूरोपीय यूनियन ने सिर्फ आनियाँ जानियाँ दिखानी थी अपनी और रिपोर्ट मुरतब की और हमारे ज़राए बता रहे हैं कि उस रिपोर्ट के अंदर होशरुबा इंकशाफात हैं कि किस तरीके से बदतरीन धांधली हुई। लेकिन अब यूरोपीय यूनियन जो है उस रिपोर्ट को छुपाने में पाकिस्तानी हुकूमत का आप ये कह दें कि आलाकार बन रहा है या हिस्सेदार बन रहा है या उनका एक तरीके से फैसिलिटेटर बन रहा है। क्योंकि ये रिपोर्ट आवाम की अमानत है, आवाम को पता लगना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर किस तरह की धांधली हुई है। तो ये एक इंतहाई स्ट्रेंज किस्म का एक मैं ये कहूँगा पोजीशन ली है यूरोपीय यूनियन के इस कमीशन ने। बहरहाल उन्होंने ये पोजीशन ली है, ट्वीट किया है और कहा है कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही इसका फैसला करेगा कि इस रिपोर्ट को जारी करना है कि नहीं। वो शेर याद आया, साबिर शाकिर साहब ने ये शेर ज़रा और अंदाज से पढ़ा था बहुत साल पहले और वो चल भी गया था एयरवाई पे उसी अंदाज में। हम वैसे नहीं पढ़ सकते, मुसीबत में पड़ जाएंगे, इसलिए जैसे शेर है वैसे ही पढ़ेंगे और ऊपर से देख के पढ़ेंगे ताकि वैसी गलती ना हुई हो कि बीमार हुए जिसके सबब उसी अवतार के लौंडे से दवा ली। तो ये हमारे साथ यही मसला हो रहा है कि जिस इलेक्शन कमीशन ने सारी धांधली की है, यूरोपीय यूनियन का जो इलेक्शन मॉनिटरिंग कमीशन था वो अपनी रिपोर्ट बना के उन्हीं के हाथ में दे रहा है। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने हिंदुस्तान से रखते हैं। हिंदुस्तान के अंदर 2011 में एक नई पार्टी आई। वहाँ पर टू पार्टी सिस्टम है लार्जली। वैसे तो उनके बहुत सारी रियासतों के अंदर, सूबों के अंदर अपनी अपनी पार्टीज़ भी हैं, लेकिन दो बड़ी पार्टीज़ हैं। एक भारतीय जनता पार्टी जिसको इस टाइम मोदी साहब, पहले उसके अंदर आपने देखे थे और भी बहुत सारे सरकर्दा लीडर थे जो पहले भी रहे हैं, लेकिन इस टाइम मोदी साहब उसको देख रहे हैं। वाजपेयी साहब भी इसी जमात से थे पहले। मोदी साहब जो हैं वो इस टाइम उनके प्राइम मिनिस्टर हैं और वो बीजेपी को लीड भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है जिसमें सोनिया गांधी, उनके बेटे राहुल गांधी और उससे पहले मनमोहन सिंह उनके प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं। तो ये दो पार्टीज़ हैं वहाँ पर जो मेन बड़ी पार्टीज़ हैं। 2011 में एक नई पार्टी आई जिसने करप्शन के खिलाफ आवाज़ उठाई। काफ़ी हद तक इमरान खान साहब की मूवमेंट से इंस्पायर्ड पार्टी इसको आप कह सकते हैं। वो तो कभी नहीं मानेंगे इस बात को, लेकिन अगर पूरे का पूरा नारा देखें तो जो 1996 में इमरान खान साहब ने लगाया था उसी की आपको रेप्लिका नज़र आएगा 2011 में। आम आदमी पार्टी के नाम से अरविंद केजरीवाल, एक वहाँ पर लोकल दिल्ली के लीडर जिन्होंने
इस पार्टी को शुरू किया। देखते ही देखते ये पार्टी बहुत ही ज़्यादा मकबूल हुई और इनको बहुत जल्दी दिल्ली की हुकूमत मिल गई और फिर अगले ही चंद सालों में ये पार्टी और रियासतों के अंदर भी मकबूल होना शुरू हुई और पंजाब के अंदर भी इन्होंने कामयाबी के झंडे गाड़े। लेकिन अब क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर नए इलेक्शन आ रहे हैं और चांदी दिन में काफ़ी जगहों पर इलेक्शन हो रहे हैं, उस वजह से मोदी सरकार ने हाथ डाला है अरविंद केजरीवाल के ऊपर, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान में चौधरी निज़ामुद्दीन ने हर चीज़ कंट्रोल में रखी हुई है, वहाँ पर निज़ामुद्दीन तो नहीं है, वहाँ मोदी साहब ही निज़ामुद्दीन बने हुए हैं और बीजेपी ने एक फाशिस्ट किस्म की रजीम वहाँ बना ली है और वो किसी और पार्टी को ना पनपता देखना चाहते हैं ना अपने मुकाबले पर देखना चाहते हैं। और इसी सिलसिले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट नाम का एक उनका इदारा है, FIA समझ लें पाकिस्तानी जैसे है, उस तरह के इदारे ने अरविंद केजरीवाल को 2 दिन पहले अरेस्ट कर लिया उनके घर से। केस उनके ऊपर यह बनाया गया है कि उन्होंने 2020 में या 2021 में उन्होंने शराब बेचने का जो पूरा सिस्टम है दिल्ली के अंदर उसको चेंज किया, उसको प्राइवेटाइज किया। पहले वो बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट कंट्रोल थी, उसमें शायद रिश्वत के बहुत सारे चांसेस थे, माल पानी ब्यूरोक्रेट बहुत खाते थे, उन्होंने उसे प्राइवेटाइज किया, इन अदर वर्ड्स मोर ओपन किया, प्राइवेट हैंड्स में किया, उसको मोर मॉडर्नाइज किया। जैसे यूरोप में, अमेरिका में शराब के जो बेचने के सिस्टम्स हैं वही उन्होंने वहाँ राइज किए। और पिछले साल जुलाई में जो चीफ सेक्रेटरी थे दिल्ली के, उन्होंने एक रिपोर्ट भेजी गवर्नर को कि इसमें बहुत सारी घपले हुए हैं, आम आदमी पार्टी के लोगों ने बहुत सारा पैसा खाया है और इस वजह से कोई तकरीबन 550 पौने 600 हिंदुस्तानी करोड़ रुपए जो है उसका नुकसान सरकार को हुआ है, इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए। इन्वेस्टिगेशन हुई, पहले भी 2 इनके डिप्टीज जो थे आम आदमी पार्टी के, 2 सरकर्दा लीडर्स को पहले ही वो गिरफ्तार कर चुके हैं और अब उन्होंने अरविंद केजरीवाल जो उनके कायद हैं, मेन लीडर हैं आम आदमी पार्टी के, उनको पकड़कर जेल में डाल दिया है। जो मीडिया है, जो इंटरनेशनल पंडित हैं, वो सब यही कह रहे हैं कि ये बुनियादी तौर पर इसके पीछे मैलाफाइड इंटेंशन है मोदी की और आने वाला जो इलेक्शन है उसको कंट्रोल करने के लिए, आम आदमी पार्टी के पर काटने के लिए, उसकी जो पॉलिटिकल या उसकी जो इंतखाबी उसकी जो इफेक्टिवनेस है उसको कम करने के लिए ये सारा काम किया गया है। बहरहाल ये डेवलपमेंट जो है वहाँ पर हो रही है, आपके सामने रखेंगे क्योंकि इलेक्शन भी आ रहे हैं वहाँ पर और ये एक मेजर पार्टी थी, मेजर प्लेयर था। और ये भी यहाँ पर आपको बता दें कि 27 पार्टीज, जी हाँ, मोदी इस टाइम इतना तगड़ा है, उसने इतना नेशनलिस्ट ओपिनियन और हिंदुत्व और तमाम चीज़ें आपके सामने जो वो वहाँ कर रहे हैं कि 27 पार्टीज़ ने मिलके एक अपोजिशन का अलायंस बनाया हुआ है मोदी के खिलाफ और उसी में आम आदमी पार्टी है। अभी तक वो जो अलायंस है कोई ख़ास मदद नहीं कर पाया अरविंद केजरीवाल की, मीन उनके लिए ख़ास आवाज़ नहीं उठा पाया। यहाँ तक कि कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी ने तो आवाज़ उठाई है, लेकिन जो कांग्रेस के उनके अपने नेता हैं या अपने लीडर्स हैं पंजाब से, पंजाब क्योंकि दिल्ली के साथ जुड़ा हुआ है, उसकी इफेक्टिवनेस बहुत इंपॉर्टेंट है दिल्ली के अंदर कोई भी आवाज़ उठाने के लिए, तो कांग्रेस को बहुत ज़्यादा उसके अंदर इंटरेस्टेड नहीं है। वापस आते हैं जी पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान की खबरें आपके सामने शामिल करते हैं। जो अगली खबर है वो पाकिस्तान के अंदर से हम आपके सामने ये रखते हैं कि शहजादी साहबा आसफा जरदारी, कल की खबर है, पुरानी खबर है, लेकिन इसकी रेमिफिकेशंस क्योंकि आने वाले दिनों में होंगी, तो आपको बताते हैं कि जो बिलावल जरदारी ने हल्का खाली किया, उस हल्के के ऊपर, एक हल्के के ऊपर आसफा जरदारी साहबा जो है वो MNA का इलेक्शन लड़ रही हैं। खातून अव्वल भी हैं वो आपकी, जरदारी साहब ने उनको खातून अव्वल का टाइटल दिया हुआ है और उनके लिए अब किया ये है कि उनके कवरिंग कैंडिडेट को छोड़ के बाकी तमाम जितने उनके अपोजिंग कैंडिडेट थे उनके जो कागजात नामजदगी हैं वही मुस्तरद कर दिए गए हैं। और मकसद उसका क्या है? मकसद ये है कि अकेली हों और शहजादी साहबा को इलेक्शन लड़ना ना पड़े। कवरिंग कैंडिडेट के सिर्फ एक्सेप्ट हुए हैं और आसफा बीबी के हुए हैं, तो अब कवरिंग कैंडिडेट वापस ले लेगा कागजात, तो वो बिला मुकाबला MNA मुंतखब हो जाएंगी। अच्छा, क्या ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहली दफ़ा कर रही है? नहीं, बिल्कुल भी पहली दफ़ा नहीं कर रही। जब 1976-70 के अंदर ये इलेक्शन हुए भुट्टो साहब के, जिन इलेक्शन के अंदर धांधली की वजह से बाद में भुट्टो साहब के साथ जो हुआ वो बदकिस्मत वाक़या हुआ, उसका किसी दिन दोबारा जिक्र करेंगे, लेकिन
उस वक्त भी भुट्टो साहब ने यही किया था और अपने मुखालिफ लोगों को ज़बरदस्ती अपने खिलाफ इलेक्शन से विड्रॉ करवाया था। उनके मुखालिफ जो लीडर थे, जो जो इलेक्शन लड़ रहे थे भुट्टो साहब के मुखालिफ, उनको एक और सीट के ऊपर बिला मुकाबला जीतने की ऑफ़र दी थी अगर वो भुट्टो साहब के खिलाफ जो है वो कागजात नामजदगी जमा ना करवाएं। उन्होंने इनकार किया, जिसकी वजह से भुट्टो साहब ने उनको अगवा करवा लिया, उनके कागजाती फाइल नहीं होने दिए। ये देखा देखी जो भुट्टो साहब की पार्टी के मेन लीडर थे और चीफ मिनिस्टर्स के कैंडिडेट थे, 18 लोग उनके सरकर्दा जो उनकी पार्टी के थे, उन्होंने उस टाइम इस ख्वाहिश का इजहार किया कि हमें भी बिला मुकाबला जिताया जाए, और फिर उनमें से ज़्यादा को, शायद 18 के 18 कोई फिर बिला मुकाबला जितवाया गया, मतलब उनके खिलाफ कैंडिडेट्स को कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाने दिए गए। तो ये वाला जो फाशिज्म है, दिस इट रन्स इनटू द ब्लड ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। बदकिस्मती से जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ये सारा कुछ कर चुके हैं, अब रिपीट कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। भुट्टो साहब को भी यही खब्त सवार हुआ था, उनके करीबी एडवाइज़र्स ने उन्हें ये काम करने से मना किया था, और लेटर ऑन एक फॉरेन जर्नलिस्ट जिन्होंने बहुत रिसर्च की और भुट्टो साहब पर बहुत लिखा, मिस्टर जोन्स, उनको हफीज़ पीरज़ादा जो भुट्टो साहब के करीबी साथी थे, उन्होंने मिस्टर जॉन्स को ये बताया था कि जो भुट्टो साहब का सारा काम इलेक्शन का ख़राब हुआ था और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी, फांसी, इस सब की इब्तदा इसी काम से हुई थी जब भुट्टो साहब ने बिला मुकाबला जीतने के लिए तमाम हदें अबूर की थी और अपने मुखालिफ को जो है वो अगवा करवा लिया था और कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाने दिए गए थे। वही चीज़ बदकिस्मती से अब उनकी नवासी के लिए जो है वो रिपीट हो रही है, और वही जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर ये कर रही है। अच्छा जी, अगली खबर जो है वो इरफान सदीकी साहब ने कहा है कि इमरान खान साहब 35-36 लाख रुपए का खाना खा गए, उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जेल के अंदर उनकी इतने लोगों से मुलाकात हुई, उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। उन्हें कौन कौन सी सहूलतें हैं उसकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं होनी चाहिए। ये 35 लाख का खाना कौन कौन खा रहा है इमरान खान के नाम पर, हम भी कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि इमरान खान तो किसी को दूसरे से तीसरा बिस्किट नहीं लेने देते। और एक शख्स को आप जितना भी खिला दें, जितना भी खिला दें, और वो जितना भी वैसे मैं आप सबके लिए बता दूं कि इमरान खान साहब बहुत कम खाते हैं। वो जो आपने एक दास्तानें सुनी हुई हैं कि वो इतना गोश्त खा जाते थे या इतना, वो शायद अपने ज़माना पहलवानी, ज़माना एथलीट जब वो थे, पहलवान मैं इसलिए कह रहा हूँ कि स्पोर्ट्समैन थे, एथलीट थे, तो जो उनका ज़माना था उसके अंदर वो बिल्कुल खाते होंगे। लेकिन जब से 5 साल मैं उनके साथ रहा हूँ, वो 2 मील लेते हैं दिन के, नाश्ता करते हैं और डिनर करते हैं, डिनर अर्ली करते हैं, लंच वो स्किप करते हैं, और उसके अंदर भी बहुत ही नपा तुला खाते हैं, क्योंकि अब वो उस तरीके से वर्कआउट नहीं कर सकते, तो कम खाते हैं वो बहुत ज़्यादा, और अपनी डाइट को बहुत सादा रखने की कोशिश करते हैं अब तो। और वो ये हमेशा देख कर खाते हैं कि उनकी एक्टिविटी कितनी है। अगर उन्होंने एक्टिविटी नहीं की तो वो बहुत ही कम खाना खाएंगे, एक्टिविटी की है तो उसके हिसाब से खाएंगे। तो अब जेल में है, वो और भी कम खाते होंगे यकीनन। 35 लाख रुपए, जिसका मतलब है 20,000 रुपए रोजाना, जिसका मतलब है 7,000 रुपए का एक मील, बल्कि 7,000 का नहीं 10,000 का, जैसे कि मैंने आपको कहा कि वो सिर्फ 2 मील लेते हैं। तो ये हम भी चाहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन हो, और इमरान खान के नाम पर ये कहीं नवाज शरीफ साहब को तो आप नहीं रजा रहे क्योंकि वो भी पाकिस्तान आए हुए हैं, तो ये कौन कौन माल खा रहा है इमरान खान के नाम पर, क्योंकि ये हरगिज़ इमरान खान नहीं खा रहे। और दूसरी बात यहाँ इंपॉर्टेंट है कि ये जो 35 लाख है ये भी इमरान खान की जेब से लिया जा रहा है। जी हाँ, ये इमरान खान और उनकी फैमिली को जमा करवाने पड़ रहे हैं। तो इसलिए हमारी और भी ज़्यादा ये रिक्वायरमेंट है कि एनालिसिस करें कि ये हमारा पैसा, मीन इमरान खान का पैसा जो है वो कौन और उड़ा रहा है, कौन उनके नाम के ऊपर खा रहा है, ये तबाही किस किस ने मचाई हुई है। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखनी है कि अलीम खान और इसहाक डार साहब की तैनाती के ऊपर मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने सवालात उठाए हैं। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही गलत तैनातियाँ हुई हैं और इसके बहुत दूररस नुकसानात होंगे। मसलन उन्होंने अलीम खान साहब की तैनाती पर यह कहा है कि ये जो प्राइवेटाइजेशन बोर्ड का उन्हें चेयरमैन बनाया गया है, ये बहुत ही टेक्निकल बात है और इसके अंदर स्टॉक एक्सचेंजेस और बहुत सारे इदारों के साथ आपने डील करना होता है। तो अलीम खान साहब शायद उनके पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से वो कैपेबिलिटी नहीं रखते, तो ये डिज़ास्टर है। और उसके साथ साथ आपने अगर देखा हो तो जिस तरीके से इसहाक डार साहब को मौजूदा जो वज़ीर ख़ज़ाना है उनके इख्तियारात दिए जा रहे हैं, कुछ इख्तियारात शहबाज शरीफ पास रख रहे हैं, कुछ इख्तियारात
एहसन इकबाल को दे रहे हैं। तो ये सब कुछ तो फिर यही बताता है कि मतयन पकड़ा है और आने वाले दिनों में कुछ खास होने नहीं वाला। अच्छा जी, अगली खबर रखते हैं खैबर पख्तूनख्वा से अली अमीन गंडापुर साहब के बारे में। उनसे कुछ लोगों ने कहा कि हमने इंटरव्यू लेने हैं। उन्होंने कहा कि इंटरव्यू बिल्कुल दूंगा, लेकिन आजकल जो माहौल है किसी के ऊपर एतबार नहीं कर सकता, रिकॉर्डेड इंटरव्यू नहीं दूंगा, फिर बदल दिया जाता है। अगर मेरा इंटरव्यू आपने लेना है तो लाइव लें, लाइव चलाएं, ताकि आपके सवालात भी ना बदलें, मेरे जवाबात भी ना बदलें। मैं यही कहूँगा कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंटेलिजेंट जवाब दिया है अली अमीन गंडापुर ने, और इसी पिच पर उन्हें खेलना चाहिए। अच्छा जी, 23 मार्च हकीकी आज़ादी की जब हम बात करते हैं तो 23 मार्च गुजरा, लेकिन आप देखिए कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो आज भी महकूम है। हम ना ईरान से अपनी मर्जी से तेल खरीद सकते हैं, ना ही गैस खरीद सकते हैं, ना ही रशिया से तेल खरीद सकते हैं, ना ही गैस खरीद सकते हैं। हमारे साथ हिंदुस्तान है जो रशिया से भी तेल और गैस खरीद रहा है, जो ईरान से भी तेल और गैस खरीद रहा है, और अपनी मर्जी से कम कीमतों के ऊपर खरीद रहा है। हम नहीं खरीद सकते। वजह क्या है? वजह यह है कि हमारे मुल्क के अंदर फॉरेन पॉलिसी जो है वो चंद अशखास और चौधरी निज़ामुद्दीन असल में कंट्रोल करते हैं। वहाँ जमहूरियत है। अगर अमेरिका उन पर प्रेशर डालता तो आगे से कहते हैं जी जमहूरी मुल्क है, हमारी पार्लियामेंट ने यह फैसला किया है, हमारी कैबिनेट ने यह फैसला किया है, हम इसको कैसे डिनाई कर दें, हमारे मुल्क का इंटरेस्ट है। तो जो जमहूरियत है वो ना सिर्फ आपको इस्तेहकाम देती है बल्कि कुशन भी देती है फॉरेन पावर्स के साथ डील करने में। आप जो बैरूनी पावर्स हैं उनको बड़े आराम से कह सकते हैं कि ये फैसला हम आपका नहीं मान सकते। उसकी वजह यह कि हमारी पार्लियामेंट इसको अप्रूव नहीं कर रही, हमारी कैबिनेट इसको अप्रूव नहीं कर रही। जब एक आर्मी चीफ या कोई एक मिलिट्री डिक्टेटर पूरा सब कुछ डील कर रहा हो और अमेरिका उसको कहे कि ये डिसीजन करें, तो उसके पास कोई जवाब नहीं होता फिर कहने को, क्योंकि पूरी की पूरी ताकत तो एक शख्स के पास होती है। तो क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है इनकार करने का। और 23 मार्च को यौम पाकिस्तान पर हमें यह सोचना पड़ेगा कि हमारा हमसाया मुल्क जो हमारे साथ ही आज़ाद हुआ था उसकी पॉलिसी तो फ़ौरन है। हमारा वज़ीर आज़म भी गया था, आपको याद होगा, रशिया गया था पाकिस्तान के इदारों के कहने पे, मशवरे पे, पाकिस्तान के लिए सस्ता तेल, गैस और दूसरी चीज़ें लेने के लिए। लेकिन फिर उसके साथ क्या सलूक किया? घर के अंदर से उसके खिलाफ साजिश की गई, घर के अंदर से मोहरे इस्तेमाल हुए, बैरूनी ताकतों ने वो मोहरे इस्तेमाल किए और इमरान खान की हुकूमत गिरा दी, ताकि आइंदा कोई प्राइम मिनिस्टर ये जुर्रत ना करे कि वो पाकिस्तान की आज़ाद खारजा पॉलिसी के ऊपर बात करे। तो इससे आप समझ सकते हैं कि हमारी खारजा पॉलिसी जो है वो क्यों इतनी महकूम है और क्यों हमारे साथ ये सारे मामला जो हैं वो चल रहे हैं। यहाँ पर नजम सेठी साहब की एक और ख़बर आपके साथ शेयर करेंगे। उन्होंने ये कहा है कि जी इमरान खान एक तगड़ा आदमी है, वो किसी सूरत डील नहीं करेगा और इस्टेब्लिशमेंट ने गलती की है उन्हें एनालाइज करने में। जी हाँ, ये नजम सेठी साहब कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने जब कैलकुलेट किया उनको यही लगा कि इमरान खान को पकड़ के जेल में डालेंगे, चंद दिन में वो डील की फरमाइश पर आ जाएंगे, वो रिक्वेस्ट करेंगे कि जी मुझे डील दे दें, और फिर इस्टेब्लिशमेंट डील देगी और वो चुप करके मुल्क से निकल जाएंगे जैसे नवाज शरीफ साहब निकल गए थे, और इस्टेब्लिशमेंट अपना तसल्लुत बरकरार रखेगी। इमरान खान जो है वो ऐसा सवाल आ गया जो आउट ऑफ सिलेबस था और उसने बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके से बिहेव किया। वो तगड़ा आदमी है, वो बिल्कुल बज नहीं हो रहा, वो बिल्कुल किसी तरीके से घबरा नहीं रहा, वो डील नहीं मांग रहा। तो अब इस्टेब्लिशमेंट डील लेना चाहती है, इमरान खान उस लेवल पर डील देने को तैयार नहीं, क्योंकि वो अपने वोटर के साथ बेवफाई नहीं करेगा, उसका ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है। ये नजम सेठी का कहना है। हौसला अफजा बात है जब हमारे लीडर के बारे में ऐसे लोग ये बात करते हैं जो उनके नाकद रहे हैं, जो उनके सख्त खिलाफ रहे हैं, लेकिन वो भी ये बात कर रहे हैं। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने रखेंगे कि 23 मार्च को सदारती अवार्ड जो हैं वो जारी हुए हैं बहुत सारे लोगों को, और जो सदारती अवार्ड हैं उसमें बहुत सारे कंट्रोवर्शियल लोग भी हैं और बहुत कुछ लोग, चंद लोग ऐसे भी हैं जिनका मेरिट पर भी लगता है कि उनको ये अवार्ड जो है वो मेरिट पर मिले हैं। कंट्रोवर्शियल नाम बहुत सारे हैं जिनके अगर आप नाम देखें तो आप हैरान हो जाएंगे। मसलन सती साहब को अवार्ड दिया गया जिन्होंने कोशिश की थी इमरान खान के ऊपर झूठा, जाली, मजहबी इंतहा पसंदी का हमला करवाने का, उनके ऊपर तौहीन मज़हब का झूठा इल्ज़ाम लगाया था। वकार सती उनका नाम है। उनको उस मेरा ख्याल उन खिदमात की वजह से अवार्ड दिया गया। गरीदा फ़ारूकी, मासी मुखो अल मरूफ जो हैं
उनको अवार्ड दिया गया। हम हैरान हैं कि लौंडा लपाड़ा जी को क्यों छोड़ दिया गया। इस हिसाब से उनका तो इससे भी बड़ा अवार्ड बनता था। फिर हमने देखा कि सोहेल वड़ाइच साहब को अवार्ड दिया गया है। फिर हमने देखा पंजाब के जो आईजी हैं जिन्होंने फस्तायत की उनको अवार्ड दिया। फिर लाहौर के सीसीपीओ बिलाल कमियाना को अवार्ड दिया। मतलब कोई रहत नहीं गया, ये वाला काम हुआ है। और इसी तरह से बहुत सारी और कंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटीज़ को जो हैं वो अवार्ड दिए गए हैं, जिन जिन ने फस्तायत की, चौधरी निज़ामुद्दीन के लिए काम किया और तमाम तबाहियाँ उड़ाई, भले सहाफ़त हो, ब्यूरोक्रेसी हो और दूसरे वॉक्स ऑफ लाइफ हों, उनके अंदर ये अवार्ड बांटे गए हैं। ये अवार्ड जिस तरीके से बांटे गए हैं ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन क्रिएट करता है। इसलिए हमने इस सारी इंटरेस्टिंग सिचुएशन को, इन अवार्ड्स को किन खिदमात की बिना पर, क्यों, कैसे और किसने इनको अवार्ड दिलवाए हैं, इस सारी चीज़ के साथ इंसाफ इस वीलॉग में नहीं हो सकता था। इस टॉपिक के साथ इंसाफ पंजाबी वीलॉग में हो सकता था। इस मौजू के ऊपर हमने आज का पंजाबी वीलॉग किया है। आप देखिए और इसके साथ महसूस भी होइए और सर भी धुनिए अपना कि कैसे कैसे लोगों को किस किस ने किस किस तरीके से ये अवार्ड जो हैं वो दिलवाए हैं। इसके साथ ही मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।